सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान की मईशत के लिए नई उम्मीद या फिर पुराना चैलेंज। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो अब तक ज्यादातर मकामी मार्केट पर इन्हिसार करती थी, अब बहुत तेजी के साथ आलमी मंडी की तरफ कदम बढ़ा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान की बड़ी दवासाज कंपनीज खलीजी ममालिक से लेकर यूरोप तक अपनी जगह बनाने के लिए $500 मिलियन से जायद की इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी फैक्ट्रीज को अपग्रेड कर रही हैं ताकि आलमी मयार GMP सर्टिफिकेशन और दीगर रेगुलेटरी तकाजों पर पूरा उतरा जा सके। अब यही वजह है कि गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स 2 दहाइयों की सबसे बड़ी 34% ग्रोथ के साथ $457 मिलियन तक पहुंच गई हैं। हुकूमती सतह पर भी बड़ा ख्वाब देखा जा रहा है। फार्मा एक्सपोर्ट समिट 2025 में हुकूमत ने अगले 5 साल में $30 अरब का एक्सपोर्ट का एक एम्बिशियस टारगेट दे दिया है और सनत को आलमी मार्केट में $2.5 ट्रिलियन हिस्से में जगह बनाने का चैलेंज भी दिया है। वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट हारून अख्तर खान और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने यह बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि अब दुनिया के सख्त मयार जैसे WHO स्टैंडर्ड्स और मेडिसिन एंड हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी के सर्टिफिकेशन लेना अब कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि अब ये ज़रूरत बन चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये ख्वाब हकीकत का रूप धार सकेगा और फिर कैसे। पाकिस्तान की सनत अब भी महंगी तवानाई, करेंसी की कदर में मुसलसल कमी, सरकारी प्राइस कैप्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कम इन्वेस्टमेंट जैसे मसाइल से दो चार है। भारत और बांग्लादेश की आप मिसाल लें, वो फार्मा इंडस्ट्री में इस वक्त आलमी मंडी में कई अरब डॉलर्स तक पहुंच चुके हैं, जबकि पाकिस्तान अब भी 1% GDP का हिस्सा डालने वाले $3.2 बिलियन की मकामी मार्केट से बाहर निकलने की जिद्दोजहद कर रहा है। ये मौका है या महज एक और बड़ा वादा है? क्या पाकिस्तान की दवासाज कंपनीज यूरोप और अमेरिका जैसे सख्त रेगुलेटरी माहौल में कामयाबी हासिल कर सकेंगी? क्या हुकूमत सिर्फ आदाब दे रही है या पॉलिसी सपोर्ट, रिसर्च फंडिंग और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की मकामी पैदावार के लिए अमली इक़दामात भी होंगे? और ये इन सबसे बढ़कर कि क्या ये इंडस्ट्री वाकई $5 अरब से फिर $30 अरब तक के हदफ तक बआसानी पहुंच सकती है, या फिर कितने चैलेंजेस इसमें दरपेश होंगे और पर ये मुमकिन होगा भी या नहीं, या फिर जो दीगर एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं उनकी तरह सिर्फ दावों तक ही ये बात महदूद रह जाएगी? इस पर हम बात करेंगे मिसबाह खालिदुर रहमान साहब जो साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिसबाह साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो टारगेट सबसे पहले अगले 5 साल के लिए सेट किए जा रहे हैं $30 अरब के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेकर, ये इस वक्त बहुत एम्बिशियस लग रहे हैं, लेकिन क्या इनके करीब भी जाना मुमकिन हो सकेगा? स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सब देखें, आपने जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त कही। उसमें देखें 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपने की है। मैं वहाँ से आगाज़ करूँगा बात का कि ये महज ख्वाब नहीं कि हकीकत बन सकता है, लेकिन इसके लिए जद्दोजहद बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सिर्फ हमें ही नहीं जो कि यानी फार्मा इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से ये दोनों तरफ से चीज़ चलेगी। ये जो हदफ सेट किया गया है जी, ये इसलिए सेट किया गया है कि कुछ चीज़ें दुनिया में बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं। जिस तरह आपने रिसेंटली देखा होगा कि अमेरिका जैसे मुल्क ने हमारे जो नेबरिंग कंट्री है भारत, उसके ऊपर दवासाज इंडस्ट्री पे ख़ास तौर पे 100% टैरिफ भी लगा दिए। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी इस मद में, जो अमेरिका सबसे बड़ी मार्केट है फार्मास्यूटिकल की, इंडिया की भी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट इंडिया ही है। इंडिया अगर $30 अरब की फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसका मेजर चंक अमेरिका ही जाता है, ज़ाहिर बात है, और उसके बाद यूरोप जाता है। तो एक वो एंगल भी इसमें शामिल रखना चाहिए हमें कि जिसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। ऑब्वियसली अब उस अपॉर्चुनिटी को अंग्रेजी में जो कहते हैं कैश कैसे करना है, उसको काबू में कैसे करना है, तो उसके लिए जारी बात है मेहनत और प्लानिंग दोनों की ज़रूरत है और इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है। और दूसरा एंगल जो इसमें ज़रूरी है जी देखना, वो ये है कि पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में काफ़ी डेकेड्स के बाद अब तकरीबन हमारी 8 दवासाज मकामी कंपनियां WHO या PICS जो फार्मा इंटरनेशनल कन्वेंशन स्कीम है, जो इंटरनेशनल 2 बड़े स्टैंडर्ड हैं, उन पर पूरी उतर चुकी हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो 2023 से पहले पिछले 23 साल में देखें, 2000 से अगर हम स्टार्ट लें तो 23 सालों में सिर्फ 3 कंपनियां थी और अब वो 2 सालों के अंदर 5 और उसमें इजाफा हो गया हुआ है, जिसका आपने भी शुरू में इब्तदाइया में जिक्र किया कि हारून अख्तर साहब के रेफरेंस से और मुस्तफ़ा कमाल साहब के रेफरेंस से कि इन स्टैंडर्ड्स पे जाना अब ज़रूरी हो चुका हुआ है। तो वो भी चीज़ मद्देनज़र रखें। तो ये एक बहुत एम्बिशियस टारगेट है, आई एग्री विद यू, बट ये अचीवेबल अगर नहीं भी हुआ तो इसके करीब तक जाने में हम बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं जी, और अचीव भी करेंगे इंशाल्लाह। तो मिस्टर साहब, अभी जो हमारी एक्सपोर्ट्स कम है उसकी वजह क्या है? कि प्रोडक्शन हमारी कम है, इस सेक्टर में हमारी इन्वेस्टमेंट कम हुई है, या फिर हमारी क्वालिटी ज़ाहिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती, या ये सारे इस वक्त फैक्टर्स मौजूद हैं हमारी एक्सपोर्ट्स की कमी में?
देखें जहाँ स्टैंडर्ड का ताल्लुक होता है जी, देखें हमारी क्वालिटी ऑफ फिनिश ड्रग की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं पाकिस्तान से मैं कुछ 10 कंपनियों की अद्वियात उठाता हूँ, मैं इंडिया से उठाता हूँ, चाइना से उठाता हूँ, अमेरिका से उठाता हूँ, उसको किसी लेबॉरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं कि जो लिखा हुआ है जी इसमें पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम है, किस क्वालिटी की है, तो वो सारे रिजल्ट आपको टॉप लेवल के मिलेंगे। मसला सिर्फ ये होता है जब किसी हाई एंड मार्केट पर आप जाते हैं, जैसे यूरोप है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जो हाई एंड मार्केट होती है उनकी डॉक्यूमेंट्री जो टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स के अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो बहुत कॉस्टली है। फॉर एग्जांपल अमेरिका कहेगा कि एफडीए अप्रूवल के बगैर हम आपकी दवाई नहीं लेंगे। आप अगर एक एफडीए अप्रूव प्लांट विजिट करें और एक पाकिस्तान का टॉप लेवल प्लांट विजिट करें तो फिजिकली मशीनरी में, प्रोसेस में, ट्रेनिंग में, मशीन इक्विपमेंट में आपको ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। फ़र्क कहाँ होगा? डॉक्यूमेंटेशन में। क्योंकि अमेरिकन सिस्टम ये कहता है, या यूरोपियन मेडिकल एजेंसी है ईमा जो है, वो ये कहते हैं कि जो क्वालिटी है वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए ना। वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ना सिर्फ महंगी है, ना सिर्फ उसकी ट्रेनिंग महंगी है, बल्कि उसकी सर्टिफिकेशन भी बहुत महंगी है, बिकॉज उनके टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स बड़े सख्त होते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको उसको देना चाहूँगा आपके जो पब्लिक की समझने के लिए भी। फॉर एग्जांपल एफडीए कहता है कि अगर एक इंजेक्टेबल प्लांट में इंजेक्शन बन रहा है तो ना सिर्फ जिस वक्त वो इंजेक्शन बन रहा हो, बल्कि उसके अलावा जो फैक्ट्री बंद भी पड़ी है अगर 8 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए, तो उस वक्त भी एचवीएसी सिस्टम चलना चाहिए और उसका जो माइक्रोबियल काउंट है वो ज़ीरो होना चाहिए। और दूसरा वो क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर लाइट चली जाती है, आप जनरेटर ऑन करते हैं तो पहले आप इंश्योर करें कि वो सारे प्रोटोकॉल्स मीट हो गए हैं और उसके बाद आप प्रोडक्शन दोबारा शुरू करें। यानी कि पाकिस्तान टाइप मुल्क में तो इस बात का मतलब ये निकला है कि 24 घंटे जनरेटर भी आप चलाएं तो मे बी बेहतर है, बिकॉज तभी वो ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो डिटेक्ट करेगा कि सारे पैरामीटर्स मीट हो रहे हैं। अब ये रिक्वायरमेंट्स आर कॉस्टली। आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स बहुत कॉस्टली हैं। इस तरह की ट्रेनिंग हासिल करना, बाहर से कंसल्टेंट को बुलाना, उस लेवल के इक्विपमेंट जो सेंसिंग इक्विपमेंट है, जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पार्टिकल काउंट को मॉनिटर करेगा, वो मॉनिटरिंग इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। एक छोटे से कमरे में भी करोड़ों रुपए लग जाते हैं। अब उसकी वजह आपने जो शुरू में कही वही थी, इन्वेस्टमेंट नहीं हुई इस सेक्टर में। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पॉलिसीज ऐसी थी कि इस इन्वेस्टमेंट में उतना प्रॉफिट नहीं होता था कि लोग इस लेवल की इन्वेस्टमेंट कर सकें जो उन मुल्कों को केटर कर सके जहाँ हाई वैल्यू एक्सपोर्ट की जाती है। अगर आपको याद हो जब हमारी पुरानी दफ़ा मुलाकात आपकी इस चैनल पे हुई थी तो मैंने आपको 5 चीज़ों का जिक्र किया था कि पाकिस्तान में 5 चीज़ें अगर हो जाएं तो इंशाल्लाह हम इसमें ये चीज़ें अचीव करेंगे। उस वक्त तक 3 हो चुकी हुई थी, अब अल्लाह का शुक्र है उसमें से चौथी भी हो चुकी हुई है। मैं जल्दी से स्टेप वाइज गो थ्रू अगर करूँ, 2012 में ड्रैप बनी, ड्रैप को टाइम लगा अपने पैरों पर खड़े होने के लिए एज एन इंडिपेंडेंट इदारा। 2018 में प्राइसिंग पॉलिसी बनी, प्राइसिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होती थी, गवर्नमेंट्स बैकआउट कर जाती थी, तसलसल बरकरार नहीं रहता था, इन्वेस्टर्स पीछे चले जाते थे, मल्टीनेशनल छोड़ना शुरू हो गई मुल्क के, आपको भी पता है हमें भी पता है। उसके बाद पिछले साल डी रेगुलेशन हुई नॉन एसेंशियल ड्रग्स की, जो WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एसेंशियल ज़रूरी ड्रग जान बचाने वाली अद्वियात के लिस्ट से बाहर हैं, उन पे से प्राइस कंट्रोल ख़त्म किया गया। तो एक जान पड़ी इस इंडस्ट्री में कि येस ये गवर्नमेंट ख़ास तौर पर अब जो आई है ये सीरियस है इस मामले में। SIFC की सपोर्ट भी साथ आई, सूबाई प्रोविंसेस, फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स का आपने जिक्र किया, उसमें मुख्तार भरत साहब का भी नाम शामिल करते हैं हम, वो हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है 2 महीने पहले कि तब ड्रग एक्ट की बात भी हमने की थी कि ड्रग एक्ट 1976 में आया था और उसके बाद उसमें कोई तजदीद नहीं की गई। तो अल्लाह का शुक्र है जो बोर्ड है ड्रैप का, उसने फाइनली इसमें सारे सूबों की भी रिप्रेजेंटेशन है, फेडरल गवर्नमेंट की भी रिप्रेजेंटेशन है, लॉ डिपार्टमेंट की भी रिप्रेजेंटेशन है, हेडेड बाय द सेक्रेटरी हेल्थ फेडरल। उन्होंने फाइनली गाइडलाइंस अपडेट कर दी हैं प्रोसिक्यूशन की भी, और उनको दुनिया के मुताबिक लेके आई हैं, दुनिया की जो डेवलप कंट्रीज़ हैं। तो एक 5वां चीज़ रह जाती है विच इज़ द फार्मा एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी का जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी तकरीबन फाइनल स्टेजेस में है। TDAP ने जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जाम कमाल साहब जिसके मिनिस्टर हैं, ही हैज़ बीन वेरी काइंड थ्रू आउट द लास्ट ईयर। वो फाइनली कैबिनेट के अप्रूवल के लिए वो डॉक्यूमेंट जा चुका हुआ है। इंशाल्लाह कैबिनेट का जो अप्रूवल आ जाए और वो कंपनी स्टैब्लिश हो जाए तो फार्मा एक्सपोर्ट पे खास तौर पे एक बड़ा फोकस्ड काम होगा। और मिस्टर साहब मेरा अगला सवाल भी ये था कि जो प्राइसिंग पॉलिसी अब आ गई, डी रेगुलेशन कुछ दवाओं की हो गई, तो इसके बाद क्या कीमतों में एक इस्तेहकाम वाली कैफियत या सूरत हाल आप देख रहे हैं अब अगले कुछ सालों तक? वो जो पहले हमने पिछले 4-5 साल में देखा बहुत तेज़ी के साथ कीमत में इजाफा हुआ, 200%, 300%, कुछ दवाओं में 400% भी इजाफा हो गया। तो अब वो वाली सूरत हाल तो दोबारा नहीं होगी, ये चीज़ें सब अंडर कंट्रोल है इन पॉलिसीज़ के आने के बाद? नहीं जी, ये देखें बड़ा ज़रूरी सवाल है और ऑब्वियसली अवाम के लिहाज से, पाकिस्तान के मुल्क के हालात के हिसाब से बहुत ज़रूरी सवाल है। पहले एक मैं फैक्ट आपको बताऊंगा, जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का आपने जिक्र किया उसमें भी ये जिक्र मौजूद है, रेफरेंस मौजूद है इसका। पाकिस्तान अभी भी इस दिन में, आज के दिन की हम बात करें तो हमारा पर कैपिटा स्पेंडिंग ऑन अद्वियात जो है ना, 25 करोड़ की आवाम की जो पर कैपिटा एक आदमी जो खर्चा करता है वो सबसे कम है। उसकी एक वजह यही है कि अद्वियात अभी भी यहाँ रीज़नेबल प्राइस पे मौजूद हैं
और उसमें एक बहुत बड़ी वजह स्टेबिलिटी की वो भी आएगी जो जिसकी आपने भी जो सवाल किया है, उसमें स्टेबिलिटी की एक बहुत बड़ी वजह डॉलर का भी इस लेवल पे रुकना और बल्कि थोड़ा सा गिरना भी शामिल है, क्योंकि खाम माल ऑब्वियसली ज़्यादातर इंपोर्ट होता है, मशीनरी इक्विपमेंट जिस लेवल का हमें चाहिए उस लेवल पे एक्सपोर्ट करने के सारा इंपोर्ट होता है। जितनी वो स्टेबिलिटी रहेगी हमारी इस इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी रहेगी। नंबर 2 उसमें फ़ायदा क्या होगा? नंबर 2 फ़ायदा ये होगा जब आप एक्सपोर्ट करते हैं टॉप लेवल कंट्रीज़ में जहाँ प्राइसेस बहुत हाई हैं। फॉर एग्जांपल अगर पैनाडोल का एक पत्ता या पैरासीटामोल का एक पत्ता, एक ब्रांड जो लीडिंग है GSK का, वो एक पत्ता पाकिस्तान में अगर 35 रुपए का है तो अमेरिका में वो सेम पत्ता 700 रुपए का है। तो ऑब्वियसली जब उस मार्केट में आप एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं तो एक्सपोर्ट में आपके प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तो आप लोकल अद्वियात अच्छी प्राइस पे भी दे सकते हैं, जो कि ना सिर्फ हमारी ख्वाहिश है बल्कि ऑब्वियसली जो हुकूमत वक्त है, जो हमारे मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, अनूथर साहब से मुलाकात जब होती है, मुख्तार भरत साहब से होती है, जाम कमाल साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब जिससे भी होती है, वो सारी ये डिमांड करते हैं हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट हो जाए, सिंध गवर्नमेंट हो जाए, उन सारों को ये डिमांड रहती है कि हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को, इंशाल्लाह ये इंडस्ट्री और ग्रो करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोझ हम लोकल अवाम पे डालें, तो हम पे भी एक जिम्मेदारी आती है कि हम लोकल अवाम पे मिनिमम बोझ डालते हुए ये चीज़ें अचीव करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। बट मैं अगेन वो बात रिपीट करूंगा तीसरी दफ़ा कि तसलसल पॉलिसी का बहुत ज़रूरी है। क्या वजह है कि 2012 में 2018 में मेजर पॉलिसी चेंजेस आने के बावजूद हमने अगले कुछ सालों में इंप्रूवमेंट नहीं की, जो कि आप अब देख रहे हैं कि 34% ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुई है। आपने जिक्र किया $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इस खत्ते में, ये पहले क्यों नहीं आई जबकि मल्टीनेशनल भी यहाँ बैठी थी? क्योंकि 2012 में ड्रैप बनी, वो ड्रैप एक सरकारी इदारे के तौर पे चलती रही, इंडिपेंडेंट कभी हुई नहीं उस तरह। 2018 में प्राइसिंग पॉलिसी आई, 2019-20-21 में उस पर इंप्लीमेंटेशन ही रोक दी गई। तो खुदा ना ख्वास्ता वो अगर सूरत हाल ना हुई तो इंशाल्लाह हमारा भी पूरी कोशिश है, इंडस्ट्री का भी इसमें फ़ायदा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, नई नौकरियां भी निकलेंगी। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये जो आपको मैं एक बताऊँ चीज़ एक्सपोर्ट के हवाले से, ये वाहिद इंडस्ट्री है जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो ऊपर डब्बी पे मेड इन पाकिस्तान लिखा होता है, जो कि एक पेशेंट को या डॉक्टर को पता होता है कि मेड इन पाकिस्तान या मेड इन सो एंड सो कंट्री दवाई है। फॉर एग्जांपल एक शर्ट आप खरीदते हैं, शर्ट का ब्रांड लोग देख लेते हैं जी ये किस ब्रांड की है, ये नहीं देखते बनी कहाँ पर हुई है। दवाई एक ऐसी चीज़ है जिसका ब्रांड भी पाकिस्तानी होगा और उस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा भी होगा। तो ये जब एक्सपोर्ट मार्केट में स्टैब्लिश हो जाती हैं चीज़ें तो ये लॉन्ग टर्म होती है। खुदा ना ख्वास्ता अगर किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को शुगर है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, वो जब दवाई लेगा तो वो उस ब्रांड से अगर उसको हासिल होगी अपनी सेहत की, उसको नजर आएगा कि मेरे वाकई पॉजिटिव असर है, तो वो अगले 10 साल 15 साल वही दवाई लेगा जो मेड इन पाकिस्तान। एक आखिरी सवाल, सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एग्जिस्टिंग, इस वक्त हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है इस फार्मा सेक्टर का, इस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ ही ये सारी अचीवमेंट्स हो जाएंगी या इसके लिए हमें फिर प्राइवेट सेक्टर की या कुछ FDI की ज़रूरत पड़ेगी? नई इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए होगी अपने टारगेट्स हासिल करने के लिए, या ये हमारा इस वक्त जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी है इन सारी अचीवमेंट्स के? नहीं जी, देखें मेरी नज़र में, क्योंकि पिछले अगर हम 3 साल की बात करें, 3 से 4 साल के अरसे की, तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं एज एन एसोसिएशन, एज PPMA पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और फार्मा ब्यूरो जो मल्टीनेशनल्स को रिप्रेजेंट करती हैं या उनके लोकल पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, कि अल्लाह को शुक्र है कि पिछले 3 साल से तो हम गारंटी से दे सकते हैं, पिछले साल मैं चेयरमैन था, इस साल तौकीर हक साहब, मैं मेरे से पहले फ़ारूक बुखारी साहब थे, कि बड़ी तसलसल बरकरार है। कोई भी पॉलिसी बनाते हुए वो हमारी इनपुट लेते हैं, हमारे से बाकायदा SIFC हो, गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, बाकायदा बैठ के डिस्कशन की जाती है, डिबेट किया जाता है डिटेल में। अगर तो यही चीज़ बरकरार रही और एक ही पेज पे, देखें पाकिस्तान में एक ही पेज पे कहना बड़ा कॉमन सी चीज़ है, सारे एक पेज में, लेकिन अगर वाकई एक पेज पे इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और रेगुलेटर ड्रैप जो है, उनके नए CEO डॉक्टर अबैदुल्लाह साहब भी बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं, उनकी टीम बड़ी प्रोफेशनल है, अगर इसी तरह चलते रहे तो किसी इजाफी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक तसलसल ऑफ पॉलिसी की ज़रूरत है, एक हार्ड वर्क की ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मिसबाह खालिद रहमान साहब, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों में शुगर प्राइसेस में बेपनाह इजाफा देखा गया है और इस इजाफे की वजह चीनी की एक्सपोर्ट्स को करार दिया जाता है। लेकिन पिछले साल 7.5 लाख टन के लगभग चीनी एक्सपोर्ट की गई थी। शुगर के सरप्लस स्टॉक की वजह से एक्सपोर्ट्स की इजाज़त मिलने के बाद शुगर की लोकल प्राइस में इजाफा हुआ और मुल्क के कुछ इलाकों में कीमत 200 रुपये फ़ी किलो से भी ऊपर चली गई। एक तरफ 67 शुगर मिल्स ने $40 करोड़ यानी तकरीबन 112 अरब की चीनी एक्सपोर्ट की और
और साथ ही साथ लोकल मार्केट में शुगर प्राइस बढ़ने से शुगर मिल्स ने 300 अरब रुपए का फायदा भी उठाया। शुगर की एक्सपोर्ट से कबल इसके रेट जो 150 रुपए फी किलो के करीब थे वो फौरी तौर पर 160 रुपए फी किलो को भी क्रॉस कर गए। अब 5 साल पहले के आपको जरा रेट बताते हैं, यानी 2020 में शुगर की एवरेज प्राइस आधी से भी कम यानी 80 रुपए से कुछ ऊपर थी, जो 2021 में बढ़ते हुए 100 रुपए के करीब पहुंच गई। फिर साल 2022 में शुगर एवरेज प्राइस 80 से 90 रुपए फी किलो के दरमियान रही। थोड़ी सूरत हाल इसमें बेहतर रही। 2023 में बढ़ती हुई कीमत साल के शुरू में ही 120 रुपए फी किलो पर पहुंची और फिर उसके बाद एक मौके पर 165 रुपए फी किलो भी फरोख्त की गई। फिर जनवरी 2024 में 140 रुपए फी किलो से जायद में मिलने वाली शुगर साल के आखिर में थोड़ा सा कम होकर 130 रुपए फी किलो के करीब तक जा पहुंची थी। 2025 में भी चीनी की कीमत में इजाफा जारी रहा और जनवरी और फरवरी में कीमत 155 रुपए फी किलो तक जा पहुंची थी। हुकूमत ने शुगर एक्सपोर्ट के वक्त फैसला किया था कि रिटेल कीमत 145 रुपए 15 पैसे फी किलो से ज्यादा होने पर एक्सपोर्ट रोक दी जाएगी। शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाजत देने के फैसले का नतीजा ये आया कि मार्च 2025 में 140 से 150 रुपए फी किलो मिलने वाली चीनी के नर्ख बढ़कर 190 रुपए से 195 रुपए फी किलो तक पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए शुगर मिल्स ने अभी वार्निंग दे दी है कि अर्ली क्रशिंग का आगाज नहीं किया जा सकेगा। मार्केट में शुगर की मौजूदगी और इंपोर्ट्स की हुकूमती इजाजत की वजह से क्रशिंग लेट की जाएगी। शुगर मिल्स मालकान की वार्निंग अब मकामी किसानों के लिए भी मुश्किलात में मजीद इजाफे का सबब बन सकती है, क्योंकि इस वक्त सैलाबी कैफियत मुल्क में मौजूद है और सैलाब की तवक्कारियों का पहले ही किसान बहुत शिकार हो रहे हैं, तो ये अब उनके भी बहरहाल चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। शुगर की कीमत की कहानी है, अब ये इसका अंजाम कहाँ पर जाकर होगा, किस तरह इसमें इस्तेहकाम आ सकता है, कैसे कौन लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं जब ये कीमत बढ़ती है और एक्सपोर्ट करके एक मसनूई बहरान पैदा किया जाता है, फिर उसके बाद ये फ़ायदा उठाया जाता है। शमसुल इस्लाम साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत प्रभात करेंगे। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। हम ये देख रहे हैं कि मुल्क में पहले वाफिर मकदार दिखाई जाती है, सरप्लस स्टॉक शो किया जाता है, एक्सपोर्ट की जाती है चीनी, फिर उसके बाद इंपोर्ट की जाती है और इस दौरान में फिर ये अरबों का मुनाफा कमाया जाता है। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए जी, आपको पहले इसकी इकोनॉमिक्स समझनी होगी कि पाकिस्तान में ये हर साल क्यों ऐसे क्राइसिस होते हैं, और आपको ये जान के भी हैरत होगी कि पाकिस्तान में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है शुगर मिल्स जो लगी हुई है 82 शुगर मिल्स, जिसमें से अभी लास्ट सीजन में कोई अराउंड 72 के करीब ऑपरेटिव भी थी, वो कैपेसिटी पाकिस्तान की कंजम्पशन से ज़्यादा है, हमेशा ज़्यादा रही है। और हम अपने मुल्क में चीनी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा करते हैं। जब कोई भी चीज़ ज़्यादा पैदावार होगी मुकामी खपत से, तो या तो उसको आपको एक्सपोर्ट करके बैलेंस करना होता है, या फिर वो सेक्टर अगर आपने एक्सपोर्ट पे भी पाबंदी लगाई हुई है, इंपोर्ट पे भी पाबंदी लगाई हुई है, तो फिर वो सेक्टर कोशिश करता है दूसरे तरीके अपनाने की, क्योंकि जो सरप्लस है वो कहीं ना कहीं तो जाना है। तो आपको पता है कि ये भी आप स्मगल भी होते रही, अफगानिस्तान को भी बहुत ज़्यादा चली जाती थी, और हालिया दिनों में जो एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई थी हुकूमत ने, जो लास्ट एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, उसमें सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान को चीनी एक्सपोर्ट हुई। तो कहने का मकसद ये कि जब इस पॉलिसी के अंदर हमने कोई डिज़ाइन फॉल्टी रखा हुआ है कि हुकूमत का एक हमारी हुकूमतें, तमाम हुकूमतें ऑब्सेस्ड हैं बिजनेस करने के लिए। चीनी और गंदम दोनों कारोबार में हुकूमत का बड़ा इंटरेस्ट होता है। ये दोनों क्रॉप्स जो है सियासी क्रॉप्स हैं, और इसके अंदर लोगों का इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारी स्टेक होल्डर्स वो पॉलिटिकल होते हैं। तो फिर आपको पॉलिसी के ज़रिए कुछ ऐसे रास्ते निकाले जाते हैं कि बेनिफिशरी जो है हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो हो सके। अगर इस पॉलिसी को मुतवाज़न बैलेंस कर दिया जाए तो पाकिस्तान में कभी भी शुगर का क्राइसिस नहीं आएगा, कभी भी ये इल्ज़ामात नहीं लगेंगे कि ये इंडस्ट्री ने अरबों रुपए का मुनाफा कमा लिया। इस इंडस्ट्री के अंदर वैल्यू एडिशन होगी। पाकिस्तान की अगर आप देखें तो जो प्रोडक्शन है उसके हिसाब से, अगर आप चाइना देखें जहां पर आपकी इतनी बड़ी वहाँ पॉपुलेशन है चाइनीज की, वहां की को 15 मिलियन टन की प्रोडक्शन होती है, जबकि पाकिस्तान को अराउंड 10 मिलियन टन की प्रोडक्शन को हिट कर चुका है, और अब इस दफा आइंदा सीजन में भी ये कर जाएगा। फिगर्स का, प्रोडक्शन का डेटा फजिंग इसलिए की जाती है कि मार्केट में जो सट्टा स्पेक्यूलेटर्स जो होते हैं, जो होर्डिंग करते हैं, उनको जब तक आप किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं दिखाएंगे वो इनकरेज नहीं होते।
और आपने देखा कि इसमें सट्टेबाजी बेपनाह हुई थी। जब आपने चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी तो एक आम माइंडसेट जो है सट्टेबाजों का, जिनके पास अनटैक्स अमाउंट का पैसा, बहुत बड़ा पैसा अमाउंट पड़ा हुआ है, तो वो कोई और लिसिट कारोबार नहीं करते क्योंकि उसमें टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो वो टैक्स से बचने वाले कारोबार में आते हैं। चीनी पैदा हो, चावल हो, दालें हो या कोई भी अजनास है, उसकी प्राइस जब फिक्सेशन करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो लोअर बॉटम है वो फिक्स हो जाता है, तो इंडस्ट्री उसको फिर ऊपर लेके जाती है आहिस्ता आहिस्ता। और यही हुआ कि बारहा प्राइसेस फिक्सेशन की गई, जिसकी वजह से चीनी बढ़ी और एक मसनूई बहरान आया। अब इस बहरान के बाद, क्योंकि एक पॉलिटिकल क्रॉप है प्रोडक्शन इसका, चीनी का सियासत से वाबस्ता ख़ानदान भी बहुत सारे लोग हैं, तो उसको ठीक करने के लिए हुकूमत ने एक आई वॉश प्लान इंट्रोड्यूस कराया कि हम चीनी इंपोर्ट कर लेंगे। अब चीनी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट जब आप करोगे तो वो जो इंडस्ट्री है वो कहाँ बेचेगी चीनी? यही वजह है कि आज अगर पाकिस्तान में अगर देखें तो आपके पास एक 173 रुपीज़ का एक्सपोर्ट रेट है कि पोर्ट से डिलीवरी ले लेंगे तो 173 की मिल जाएगी। शुगर इंडस्ट्री अपनी चीनी बेच रही है वो 175 रुपए एक्स मिल के हिसाब से बेच रही है। फिर आपकी जो पंजाब का रेट है वो और डिफरेंट रेट होता है। तो मतलब ये कि जो प्राइस फिक्सेशन करके साहब, ये जो जब आपने अभी ये भी बताया कि कैपेसिटी ज़्यादा है, और जाहिर है ये फैक्चुअल बात है, कंजम्पशन से ज़्यादा कैपेसिटी है, सरप्लस मौजूद है, तो फिर ये एक्स मिल प्राइस इतना हायर साइड पर क्यों है कि हुकूमत उसको 164 165 पर फिक्स करके भी ऐसे उसका क्रेडिट लेती है जैसे ही कोई एहसान किया जा रहा हो, जबकि वही एक्स मिल रेट एक हफ्ते पहले या चंद दिन पहले वो बहुत लोअर साइड पर होता है? देखें, जिस तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस को कहा जाता है कि ये हम ग्रोअर की सपोर्ट के लिए करते हैं, वो मिसलीडिंग होता है। इसी तरह से जो हुकूमत ने इसकी प्राइस फिक्स की कि कंज्यूमर को बेनिफिट देंगे, एक्चुअली उन्होंने शुगर मिल्स को सपोर्ट किया। ये जो प्राइस फिक्स की 173 की पोर्ट पे आप डिलीवरी ले लें, इसका मतलब है कि आप इंडस्ट्री की प्राइस को 173 से नीचे नहीं जाने देंगे। यही वजह है कि 2 रुपए ऊपर है। दूसरा, हुकूमत ने पिछला आपने देखा था कि प्राइस फिक्सेशन की थी, हर महीने के बाद 2 रुपए किलो पे इजाफा होगा। आप मुझे बताएं कि कौन सा दुनिया का ऐसा कारोबार है जिसमें प्राइस सिर्फ हर महीने बढ़ती है और ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं जाएगी? तो वो भी एक ऐसा था कि इस चीनी को की इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने रखा था। प्राइस फिक्सेशन नहीं करनी चाहिए। हुकूमत को इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैलेंस करना चाहिए। चीनी का सीजन बहुत छोटा होता है। आपकी अभी जो डिलेड क्रशिंग का इन्होंने जो इंदिया दिया है, उसकी वजह यही है कि आपने जब चीनी इंपोर्ट कर ली है तो अब वो कहेंगे कि जी हम अपनी चीनी कहाँ बेचें, हमारे पास पैसे नहीं है, हम गन्ने वालों को नहीं देंगे। फिर आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्योंकि फिक्स नहीं है, लास्ट ईयर भी नहीं थी, तो हो सकता है चीनी के काश्तकार, जो गन्ने के काश्तकार हैं, उनको कीमत अच्छी नहीं मिले। क्योंकि इस सैलाब में जो आपका देखा होगा, बहुत बड़ा जो इंटरनेशनल मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा किया था कि पाकिस्तान में कोई 30 से 35% क्रॉप खराब होगी। वो गन्ने की क्रॉप खराब नहीं हुई, बल्कि जब सैलाब आता है, कुछ एरिया जहां पर सबमर्ज हो गई, डूब गई गन्ने की फसल, वो तो चलो खराब हो सकती है, लेकिन बाकी जगह वाफिर मिकदार में पानी मिला। तो इस साल गन्ने की पैदावार जो होगी वो बम्पर होगी, उसके अंदर रिकवरी जो है वो 12% से ज्यादा हो सकती है। जो अच्छा, शमसुल साहब, जो इसमें हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट है इस वक्त प्राइस फिक्सेशन में, अगर हुकूमत अपना रोल लिमिटेड कर ले और इस फिक्सेशन के प्रोसेस से निकल जाए तो एक्चुअल इस वक्त कीमत क्या होनी चाहिए? ये एक्स मिल जो हुकूमत ने 170 प्लस में इस वक्त इसको अप्रूवल किया हुआ है, क्या ये वाकई इतनी ज़्यादा लागत लग रही है चीनी को बनाने में? नहीं, इतनी लागत नहीं। देखिए, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर प्राइस तय की जाती है, और आप जब चीनी की कीमत में से हर किस्म की इंटरवेंशन ख़त्म कर दोगे तो मार्केट की प्राइस, अगर आप देखें ना, चीनी की आपका बहरान कब आता है? वो रिलीजियस मजहबी जो रिचुअल्स होती हैं, रमज़ान में आएगा, ईद पे आएगा, या 12 रबीउल अव्वल या मुहर्रम के जो होते हैं त्यौहार, उसके अंदर आपका हो जाता है कि लोगों को चैरिटी करनी होती है, उसमें की चीनी की कीमत बढ़ती है। अब चीनी की कीमत बढ़नी नहीं थी क्योंकि आपके तमाम जो रिलीजियस त्यौहार थे, फेस्टिवल्स थे, वो ख़त्म हो चुके। तो हुकूमत ने दरामद करके उस इंडस्ट्री की प्राइस गिर जानी थी, क्योंकि कमोडिटीज़ की अगर आप मार्केट देखें इंटरनेशनली तो प्राइसेस क्रैश कर रही हैं, कीमतें कम हो रही हैं। तो ये कीमत अगर हुकूमत इंपोर्ट ना करती तो ऑटोमेटिकली इस कीमत ने 150 रुपए पे आ जाना। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बात करें तो अब ये कीमत का वापस होना मुमकिन है जब ये इंपोर्टेड चीनी मार्केट से ख़त्म हो जाएगी, ये स्टॉक ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्रॉप अगर बेहतर होती है तो उसके बाद ये कीमतें वापस आ सकेंगी, या एक मिनिमम बेंचमार्क की हुकूमत ने सेट कर दिया और अब इससे आगे का ही सफ़र होगा कीमत के एतबार से? लेकिन जब तक हुकूमत का इंपोर्टेड स्टॉक है और वो 173 की बेच रही है तो इंडस्ट्री प्राइसेस को कम नहीं करेगी। जैसे ही हुकूमत की जो इंपोर्ट का जो जितनी भी क्वांटिटी की है वो ख़त्म होती है और इंडस्ट्री उसको परचेज करती है,
तो और कंज्यूमर तक पहुंचना शुरू हो जाती है। स्टॉक डिप्लीट होते ही चीनी की कीमत कम हो जाएगी। लेकिन आप देखें ना, हम एंड सितंबर में बैठे हैं, 15 अक्टूबर से गन्ने की फसल तैयार हो जाती है। ये नवंबर में क्रशिंग ले जाते हैं, एंड मंथ के नवंबर में क्रशिंग करेंगे। तो अब इनके पास स्टॉक्स पड़े होंगे। आप देखें जो पिछले महीनों में आपको बताया था कि शॉर्टेज हो गई है और ये हो गया, वो कुछ नहीं होगा। फिर आपके पास आ रहा होगा कि ये हमारे पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं, हम पैसे नहीं दे सकते। तो कंज्यूमर को बेनिफिट देना है हुकूमत ने, और अपने आप को फिस्कल बर्डन से निकालना है। तो इसकी पॉलिसी को बैलेंस पॉलिसी कर दे, जो लिबरल मैकेनिज्म है उस पर ले आए। चीनी का सीजन खत्म हो, आप अगर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में भी आपके पास फिगर आ जाती है, आप उसके बाद से देखें स्टॉक कम है, इंपोर्ट खोल दें, स्टॉक ज्यादा है, एक्सपोर्ट कर दें, ताकि इंडस्ट्री का आपस में कंपटीशन हो। और फिर जो वैल्यू एडिशन है ना इस सेक्टर में, देखिए ये शुगर का एथेनॉल में यूज होता है, इसके अंदर आप इसको लोकल इंडिया भी यूज करने लगा है और ममालिक भी हैं। आप इसकी दूसरी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। पाकिस्तान अपनी जो कैंडीज की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है, जिसमें सिर्फ चीनी और ये आपका मैदा वगैरह यूज होता है, फ्लावर यूज होता है। ये ना करे कि हुकूमत खुद $250-300 मिलियन की इंपोर्ट कर ले। वो भी आप देखें कि आज़रबाईजान की कंपनियां एनर्जी की, वहां से एलसीज को स्पॉन्सर करवाया जाता है। तो इसकी सारी कॉस्ट आती है, वो अल्टीमेटली मैंने और आपने, टैक्स पेयर ने देनी है। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। कराची के डेयरी फार्मर्स ने खुले दूध की कीमत में 50 रुपए के बड़े इजाफे का मुतालबा किया है। कराची में 10 लाख से ज़ायद जानवरों की मदद से मिल्क इंडस्ट्री डेली 50 लाख लीटर दूध की फराहमी मुमकिन बनाती है। 2020 में, आज से 5 साल पहले, दूध की एवरेज प्राइस 120 रुपए फी किलो हुआ करती थी। 2021 में यह कीमत बढ़ी और 130 रुपए से बढ़ते हुए उसी साल नवंबर में 140 रुपए तक पहुंच गई। 2022 में 1 लीटर दूध की कीमत बहुत तेजी के साथ बढ़ी और 180 रुपए की कीमत को भी ये फी लीटर क्रॉस कर चुकी थी। फिर 2023 आया और सरकारी तौर पर दूध की कीमत को 180 रुपए फी लीटर मुकर्रर किया गया, लेकिन इसके बावजूद रिटेलर्स 220 से 230 रुपए फी लीटर में दूध बेचते नजर आए। अक्टूबर में सरकारी रेट में 20 रुपए इजाफा करते हुए फी लीटर दूध की कीमत 200 रुपए मुकर्रर कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद दूध 220 रुपए में फरोख्त होता रहा। 2024 में जीएसटी लगने के बाद खुले दूध की कीमत 220 रुपए फी लीटर सरकारी तौर पर मुकर्रर की गई। पिछले साल कीमत में इजाफे के मुतालबे पर हुकूमत की जानिब से डेयरी फार्मर्स के लिए 220 रुपए फी लीटर दूध की कीमत मुकर्रर की गई थी, लेकिन अब इस कीमत पर दूध की फरोख्त डेयरी फार्मर्स के लिए वो कहते हैं कि मुमकिन नहीं हो पा रही है। अब उनका मौक़िफ़ है क्या और क्यों इतना बड़ा वो इजाफा मांग रहे हैं, और ये तो बहुत बड़ा बोझ जा रहा है। पहले भी हमने देखा सरकारी कीमत कुछ होती है, लेकिन मनमानी कीमतों पर दूध फरोख्त किया जाता है। शौकत मुख्तार साहब, डेयरी फार्मर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, ये जो 3 अरब रुपए का डेली नुकसान हो रहा है आप लोगों का बकौल आपकी एसोसिएशन के, ये इतना बड़ा नुकसान कैसे एसोसिएशन पूरी कर रही है? क्या खरबों रुपए का खजाना मौजूद है आप लोगों के पास? जी, बहुत शुक्रिया बोल टीवी का, आपने मुझे मौका फराहम किया और आपने 4-5 साल का एनालिसिस भी रखा कि कीमतें कैसे बढ़ रही है। तो जैसे पूरे मुल्क में आपको पता है कि डॉलर कहाँ था, भैंस की कीमत कहाँ थी, दीगर चीज़ें सारी वो वक्त के साथ साथ बढ़ती रही हैं, तो उसी तरह ये आज 220 पे ये दूध का रेट खड़ा है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त तकरीबन 10 लाख जानवर हमारे पास कराची के अंदर मौजूद है। तो वो डेली का जो हमारी जो बुनियादी खुराक है भूसा और कंसनट्रेट, वो तकरीबन 1,60,000 केजी है पर डे। तो वो उसको अगर आप कैलकुलेट करें 30 रुपए पर केजी जो एडिशन हुआ है इस वक्त ओवरऑल भूसे में और खुराक की कीमतों में, तो वो तकरीबन 30 करोड़ के लगभग बनती है जो हम पे कर रहे हैं। तो सूरत हाल ये है कि चूंकि इस वक्त चीज़ें मौजूद नहीं हैं, चीज़ें बहुत कम आ रही हैं, सैलाब की वजह से सारा ये सिस्टम जो है आपको पता है एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है वो पंजाब में बुरी तरह तबाह हो गया है, मुतासिर हुआ है। तो उसके असरात लाजमी बात है कि कराची पर भी अब आए हैं। तो हम कराची के अंदर मौजूद हैं तो सारी चीज़ें बाहर से आती हैं। तो ये एक वजूहात है कि हम जो बार बार गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि एकदम हमें इतनी परेशानी हो गई है सैलाब के बाद से कि अब उसमें इजाफा नागुज़ीर हो गया। अब आपको पता है कि ना तो ये सब्सिडी दे रहे हैं, ना को माली इमदाद दे रहे हैं, तो हमारे पास एक कीमत बढ़ाना ही एक रह जाता है कि जिससे हम इसको कंपनसेट करें।
तो शौकत साहब, कीमत बढ़ाते हुए भी कोई 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए कोई ऐसा मुनासिब इजाफा, क्योंकि आपको भी पता है कंज्यूमर पर बोझ डालना भी वो तो हर एक जगह से ही पिसा हुआ है, एक आम कंज्यूमर, एक ख़रीदार, एकदम आप लोगों ने 50 रुपए इजाफे का मुतालबा किया है। जी, ये बात आपकी दुरुस्त है, ये वाकई कंज्यूमर पे बहुत बड़ा बोझ है। अब आपको पता है कि दाल आटा महंगा हो गया, अभी 20 रुपए, दालें, चीनी, दीगर चीज़ें सारी इस वक्त वो भी 20-20, 30-30 रुपए बढ़ गई हैं। तो हम ये खुशी से नहीं कर रहे, हमारी एक इंतहाई मजबूरी है। अब आपको पता है कि हमारा लास्ट नोटिफिकेशन वो जून 2024 में हुआ था, तो तकरीबन 15-16 महीने गुजरने के बाद आज हमने उसका मुतालबा किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि, और वो कीमत जो गवर्नमेंट ने तय की थी उसके मुताबिक 220 रुपये आपको पूरा 1.25 साल वो मिलता रहा, और हम भी कंफर्ट फील कर रहे थे, उस पे दूध देते रहे हम उस कीमत पे जो गवर्नमेंट ने तय की थी, चीज़ें एक स्टेबल अंदाज में चल रही थी। लेकिन अब नेचुरली जो सैलाब आया है वो तो एक कुदरती आफत है, ना आपके इख्तियार में है ना मेरे इख्तियार में, तो उसका जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब असर ख़ास तौर पे खुराक पर आया है। मतलब आप देख लें कि जो 60-65 रुपए किलो वाली चीज़ थी वो 100 रुपए हो गई है। तो अब लाजमी बात है, जैसे घर में आपने डेली राशन जो है वो प्रोवाइड करना है, डेली के डेली आपने सौदा लाना, वही सेम चीज़ ये हमारे जानवरों के साथ है। हमने भी इनको डेली के डेली 2 टाइम सुबह शाम 12 घंटे के बाद खाना खिलाना है, चाहे हमारे पास पैसे हैं या नहीं है, उनको भूखा तो हम छोड़ नहीं सकते। अब हमारी मजबूरी है कि हम भूसा भी खरीदेंगे, जो बुनियादी खुराक है उसमें मतलब ये है कि कुछ हमारे यहाँ चूंकि आपको पता है कि चीजें स्टॉक कर ली जाती हैं, एकदम जब कोई ऐसा मसला आता है, बजाय इसके कि लोग डिलीवर करें, लोग जो है ना वो और ज्यादा जो है वो उससे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। शौकत साहब, इस वक्त हुकूमत ने जो सरकारी रेट 220 मुकर्रर किया हुआ है, इससे पहले हमने देखा है 180 जब हुकूमत ने मुकर्रर किया तो आप लोगों ने 200 बेचा, हुकूमत ने 194 मुकर्रर किया तो आप लोगों ने 220 बेचा। तो हुकूमत ने भी अपना पूरा वर्कआउट करके आपके सारे प्रॉफिट्स को मद्देनजर रखकर ये 220 रुपए तय किया होगा ना, जिसमें दुकानदार से लेके और एक किसान तक सबका प्रॉफिट भी शामिल होगा। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, ये एक मैकेनिज्म है पूरा कॉस्टिंग का। ऐसा नहीं है कि हम कमिश्नर के साथ बैठते हैं और कीमत तय हो जाती है, ये पूरा एक मैकेनिज्म होता है। इसमें स्टेक होल्डर सारे बैठते हैं, गवर्नमेंट के इदारे बैठते हैं, मतलब एक कमिश्नर की तरफ से डीसी कॉस्टिंग करता है, उसके बाद ब्यूरो ऑफ सप्लाई एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इदारा है वो कॉस्टिंग करते हैं, उसके बाद लाइफ स्टॉक गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो इदारा है वो कॉस्टिंग करते हैं, और चौथी कॉस्टिंग हमारी होती है। तो ये चारों कॉस्टिंग मिलके फिर उसके बाद कई दफा हमारे सर्वे होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो फिर उसके बाद एक कंसेंसस डेवलप किया जाता है, यानी कि तमाम लोग उसके ऊपर मुत्तफिक होते हैं कि ये कीमत। तो अभी जो ये सैलाब आया, इससे आप ये बता रहे हैं कि ज़ाहिर बड़े पैमाने पर नुकसान हुए। सैलाब से पहले 1 किलो दूध आप लोगों को कितने का पड़ रहा था, उस पर क्या लागत आ रही थी, और अभी सैलाब के बाद जब आप 50 रुपए का इजाफा मांग रहे हैं तो अब आपकी दूध की 1 लीटर पर क्या लागत आ रही है? हमने खत लिखे थे गवर्नमेंट को कि इसको रिव्यू किया जाए, क्योंकि हमारा एक सिस्टम होता है 6 महीने बाद उसको रिव्यू करते हैं, लेकिन चूंकि 14 महीने गुजर गए थे तो मैंने रिव्यू के लिए ऑलरेडी अगस्त में कमिश्नर साहब को खत लिखा था कि इसको रिव्यू करें। वो जैसे रिव्यू की हमने दरखास्तें लगाना शुरू हुई, साथ ही फिर जो है वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मतलब स्लो बढ़ी। फिर उसके बाद जब सैलाब आया तो सैलाब के बाद फिर ये चीज़ों ने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सार उठाना शुरू कर दिया। मतलब ये है कि ये 650 रुपया भूसा बिक रहा था, वो एकदम 1100 पे, मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता 700 पे गया, 800 पे गया, 900 पे, 1000 पे, 1100, इसी तरह जो 65 रुपए वाली चीज थी वो 70 पे गई। ठीक है, तो ये 195 से अब आपकी फी लीटर कॉस्ट कहाँ तक चली गई जो फार्मर को पहले पड़ रही थी? ये है कि तकरीबन जो है वो अगर जो कॉस्टिंग जो हमारी प्रीवियस मीटिंग हुई है कमिश्नर कराची के साथ 19 तारीख को, ये लास्ट मीटिंग हुई, तो उसमें जो डीसी मलीर हैं, जो समझे कि कमिश्नर की साइड से जो कॉस्टिंग हुई है, उन्होंने एक्स फार्म 232 रुपए दिए। अच्छा, अब 232 से मुराद ये है कि 195 में आप ऐड कर लें तो 232 ये तकरीबन 37 रुपए का पर लीटर। यानी हुकूमत आपको अभी एक अंदाजे के मुताबिक कोई 40 रुपए आपके अप्रूव करने जा रही है कीमत में? नहीं, ऐसा नहीं। ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ कि जो प्रेजेंट हुई हैं, अभी उस पर डिस्कशन बाकी है। अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट का ही एक इदारा है जिन्होंने 214 रुपए जो है वो सजेस्ट किया,
यानी 214 और 5 19 रुपए पर लीटर। इसी तरह लाइफ स्टॉक का एक जो इदारा है उन्होंने 241 कहा है। ठीक है, तो अब उसमें ऐसा है कि ये कोई हतमी बात नहीं है जो 50 रुपए हमने डिमांड की है। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट के इदारे जो उन्होंने कॉस्टिंग की है, जो हम डिमांड कर रहे हैं, उस पर कंसेंसस डेवलप करें और जितना भी मैक्सिमम अवाम को रिलीफ मिल सकता है हम उसे देंगे इंशाल्लाह। और ये भी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने एंड से थोड़ा सा जो आप लोगों को जो चीज़ें महंगी पड़ रही हैं उनकी कीमत को कम करने की कोशिश करे, तो यहाँ पर फिर एक एंड कंज्यूमर को रिलीफ मिल सके। हम तो बड़ी खुशी से इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे अगर गवर्नमेंट जो है वो आज भी 650 रुपए पे भूसा दिला दे, 65-70 रुपए पे जो खुराक है वो दिला दे, तो हो सकता है कि इसके रेट को बढ़ाना ही ना पड़े। सही, चलें तो खुश हैं। यानी वे आउट्स मौजूद हैं। अब देखना ये है कि क्या हुकूमत का और आप लोग का कंसेंसस डेवलप होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। उसमें ऐसा जी कंप्लीट कर लीजिएगा शौकत साहब। फिर तक आपको पता है कि ये सूरत हाल खराब रहेगी जो हम देख रहे हैं। जो अब मेरा एक एक्सपीरियंस है, हो सकता है उसमें बेहतरी आ जाए। यानी अप्रैल में जो गंदम की फसल आएगी उसके बाद ये चीज़ों का सही अंदाजा होगा कि ये कहाँ पे खड़ी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत मुख्तार साहब, जनरल सेक्रेटरी फार्मर एसोसिएशन कराची हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।